15 अगस्त 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर अपने भाषण में एक बात कही थी। अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। अपनी लार्ज पॉपुलेशन, ग्रोइंग मिडिल क्लास, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पर बढ़ते ध्यान के साथ अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत अपने सपने को पूरा कर पाएगा। सरकार ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव्स को भी लागू किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत कैसे बनेगा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, कौन से राज्य बनाएंगे भारत को इकोनॉमिक सुपर पावर, कौन कौन से चैलेंजेस है भारत के सामने। आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इंडियन इकोनॉमी से जुड़े कुछ चौंका देने वाले आंकड़े। नंबर 1, परचेजिंग पावर पैरिटी (PPP) के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन ये वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 190 देशों में से 140वें स्थान पर है। नंबर 2, भारत में इनकम इनइक्वालिटी का एक हाई लेवल है। टॉप 1% जनसंख्या देश की लगभग 60% वेल्थ को कंट्रोल करती है। नंबर 3, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर दयनीय रूप से इनएडिक्वेट है। देश की सिर्फ 2% सड़कें पक्की हैं और सिर्फ लगभग 50% घरों में बिजली की फैसिलिटी मौजूद है। नंबर 4, भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI की दर बहुत कम है। देश की GDP का सिर्फ 1.5% FDI से आता है। ये ग्लोबल एवरेज 3.5% से काफी कम है। नंबर 5, 2021 में $2.94 ट्रिलियन की GDP के साथ भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नंबर 6, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फूड प्रोड्यूसर है और दूध, प्याज और भैंस के मांस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। नंबर 7, सर्विस सेक्टर भारत के सकल घरेलू उत्पाद या GDP का लगभग 60% है। इसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर 28% और एग्रीकल्चरल सेक्टर 12% का स्थान है। नंबर 8, भारत 1.3 मिलियन से स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस का घर है, जो देश के सभी बिजनेसेस का 95% से ज्यादा हिस्सा है। नंबर 9, भारत में एक बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर है जिसमें लगभग 85% वर्कफोर्स इनफॉर्मल जॉब्स में एम्प्लॉयड है। नंबर 10, हाल के सालों में भारत की पर कैपिटा इनकम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन ये अभी भी कई दूसरे विकासशील देशों से पीछे है। 2021 में पर कैपिटा इनकम $2049 है। नंबर 11, भारत की एक लार्ज इनफॉर्मल इकोनॉमी है जिसकी लगभग 40% अर्थव्यवस्था अनऑर्गेनाइज्ड और अनरेगुलेटेड है। नंबर 12, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हाल के सालों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। देश अब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। नंबर 13, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के साथ भारत में एक बड़ी और बढ़ती हुई टूरिज्म इंडस्ट्री है। नंबर 14, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और विप्रो जैसे कई ग्लोबल टेक जायंट्स का घर होने के साथ भारत में एक बड़ा और बढ़ता हुआ टेक्नोलॉजी सेक्टर है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये जानने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक सुपर पावर कैसे बनेगी, चलिए इससे पहले इंडियन इकोनॉमिक की हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास का पता सिंधु घाटी सभ्यता से लगाया जा सकता है, जो दुनिया के सबसे शुरुआती और सबसे एडवांस अर्बन सोसाइटीज में से एक थी। इस सभ्यता की इकोनॉमी एग्रीकल्चर, ट्रेड्स और क्राफ्ट्स पर बेस थी, जिसमें गेहूं, जो और दूसरे अनाज के प्रोडक्शंस पर ज्यादा जोर दिया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में वजन और माप की एक अच्छी तरह से स्टैंडर्डाइज सिस्टम के साथ साथ सिक्के का एक मानकीकृत सिस्टम भी था। इसके बाद की शताब्दियों में अलग अलग साम्राज्यों और राजवंशों के उदय और पतन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए। मौर्य साम्राज्य, जिसका शासन 321 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक था, उसके दौरान इकोनॉमी में भारत के अंदर और दूसरे देशों के साथ ट्रेड के एक्सपेंशन को देखा गया था। गुप्त साम्राज्य, जिसका शासन 320 से 550 ईस्वी तक था, उन्होंने मर्चेंट क्लास के उदय और एग्रीकल्चर और क्राफ्ट्स के विकास के साथ एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम का डेवलपमेंट देखा। मुगल साम्राज्य, जिसका शासन 1526 से लेकर 1857 तक था, इंडियन इकोनॉमी में एक प्रमुख शक्ति था क्योंकि इसने दूसरे देशों के साथ ट्रेड को एनकरेज किया और टैक्सेशन के एक सेंट्रलाइज सिस्टम को स्टैब्लिश किया। इस समय में एक थ्राइविंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री का विकास भी देखा गया, जिसमें सूती और रेशमी कपड़ों का प्रोडक्शन रेवेन्यू का एक मेजर सोर्स बन गया। औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था अंग्रेजों से काफी इन्फ्लुएंस थी, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों के फेवर में रेवेन्यू एंड टैक्सेशन का एक सिस्टम स्थापित किया था।
अंग्रेजों ने अफीम और नील जैसी नई फसलें भी शुरू की जो काफी ज्यादा लाभदायक थी, लेकिन लोकल इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती थी। आजादी के बाद के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए क्योंकि देश विकास के ज्यादा समाजवादी मॉडल की ओर बढ़ गया। सरकार ने भूमि सुधार, प्रमुख इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन और प्लान्ड इकोनॉमी के निर्माण जैसे नीतियों को लागू किया। इन पॉलिसीज के मिक्सेस रिजल्ट्स थे। कुछ जगहों जैसे कि कृषि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जबकि दूसरे उद्योग पिछड़ गए। 1980 और 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था लिबरलाइजेशन और सुधारों की एक सीरीज से गुजरी क्योंकि सरकार डेवलपमेंट से ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड मॉडल की ओर बढ़ी। इन सुधारों में व्यापार और इन्वेस्टमेंट का लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्री का डीरेगुलेशन और राज्य के स्वामित्व वाले एंटरप्राइजेस का प्राइवेटाइजेशन शामिल था। इन उपायों से भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 6 से 7% की एनुअल रेट से ग्रोथ हुई। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें हाई लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटी, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने कई नागरिकों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच की कमी शामिल है। हाल के सालों में सरकार ने इन मुद्दों को हल करने के लिए कई उपाय लागू किए हैं, जिनमें सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का एक्सपेंशन, नई नौकरियों का सृजन और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास जरूरी परिवर्तनों और चुनौतियों से भरा पड़ा है क्योंकि देश ने सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने के लिए संघर्ष किया है। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ दशकों में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है और अब ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हाउ विल स्टेट्स ऑफ इंडिया मेक इंडिया एन इकोनॉमिक सुपर पावर? अब अगर भारत को इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है तो जाहिर सी बात है कि सारे राज्य मिलकर ही भारत को उस मुकाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसमें से भी कुछ खास राज्य हैं जो भारत के इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के सफर में एक जरूरी भूमिका निभाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं कौन से वो राज्य हैं और कैसे बनाएंगे ये भारत को एक इकोनॉमिक सुपर पावर। राज्य नंबर 1, गुजरात। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे गुजरात भारत को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में योगदान दे सकता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। गुजरात का एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस है और ये कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स और इंजीनियरिंग जैसे कई मेजर इंडस्ट्रीज का घर है। राज्य की एक एक्टिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करती है और नए इंडस्ट्रीज के विकास में मदद करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। गुजरात में बंदरगाहों, हवाई अड्डों और सड़कों के साथ एक मजबूत ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के साथ एक अच्छी तरह से वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। राज्य कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का भी घर है जो बिजनेसेस को फलने फूलने के लिए फ्लोरिश एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस फ्रेंडली माहौल। गुजरात में कारोबार के अनुकूल माहौल है जो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करता है और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है। राज्य में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है जो बिजनेस एस्टेब्लिश करने के प्रोसेस को सरल बनाती है। स्किल्ड वर्कफोर्स। गुजरात में एक स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कफोर्स है जो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है। राज्य में कई तकनीकी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज हैं जो क्वालिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। गुजरात एक प्रमुख कृषि राज्य है और कपास, मूंगफली और दूध के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। राज्य में एक वेल डेवलप्ड इरिगेशन नेटवर्क और एक स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम है जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और फसलों की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती है। राज्य नंबर 2, तमिलनाडु। प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद इन द स्टेट। तमिलनाडु का एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, आईटी और टेक्सटाइल्स जैसे क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट को बढ़ावा देकर और इन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करके तमिलनाडु राज्य के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को गति दे सकता है। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करना। तमिलनाडु में एक थ्राइविंग स्टार्टअप इकोसिस्टम है जहां बड़ी संख्या में यंग एंटरप्रेन्योर्स राज्य में बिजनेसेस स्थापित कर रहे हैं। इन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करके और इनोवेशन को बढ़ावा देकर तमिलनाडु आर्थिक व्यवस्था और डेवलपमेंट को चलाने में मदद कर सकता है। इम्प्रोवाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। सड़कों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों जैसे बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके तमिलनाडु कनेक्टिविटी में सुधार कर सकता है और माल और लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बना सकता है जिससे आर्थिक विकास हो सकता है। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। तमिलनाडु में हाईली एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कफोर्स है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करके तमिलनाडु अपने कार्यबल के कौशल को और बढ़ा सकता है।
और ग्लोबल इकोनॉमी में इसे और अधिक प्रतिशत वृद्धि बना सकता है। राज्य नंबर 3 महाराष्ट्र। अपने इंडस्ट्रियल बेस का लाभ उठाकर महाराष्ट्र बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज का घर है, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल शामिल हैं। इन इंडस्ट्रीज को मजबूत करके महाराष्ट्र भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके महाराष्ट्र में सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और पावर सप्लाई जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार करके ज्यादा निवेश को आकर्षित कर सकता है और राज्यों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा दे सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना महाराष्ट्र स्टार्टअप और छोटे व्यवसाय को सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करके एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को प्रोत्साहित कर सकता है। ये नौकरी के नए अवसर पैदा करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देने में मदद कर सकता है। अपने एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन में निवेश करके महाराष्ट्र एक कुशल और नॉलेजेबल वर्कफोर्स डेवलप कर सकता है, जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे राज्यों और देशों के साथ कोलैबोरेट करके महाराष्ट्र म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप्स विकसित करने के लिए अन्य राज्यों और देशों के साथ काम कर सकता है, जो भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। राज्य नंबर 4 उत्तर प्रदेश। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़े एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स में से एक है और इस क्षेत्र में इसकी क्षमता का इस्तेमाल देश की फूड सिक्योरिटी एंड एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। राज्य फसल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी निवेश कर सकता है और कृषि क्षेत्र की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों को अपना सकता है। मैन्युफैक्चरिंग। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम एंटरप्राइजेस हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सरकार इन एंटरप्राइजेस को मदद प्रोवाइड कर सकती है और रोजगार के अवसर बढ़ाने और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान देने के लिए नए इंडस्ट्रीज के विकास को प्रोत्साहित कर सकती है। सर्विस सेक्टर। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज के साथ सर्विस सेक्टर को डेवलप करने के लिए राज्य की बड़ी आबादी और बढ़ते अर्बनाइजेशन का लाभ उठाया जा सकता है। सरकार फॉरेन विजिटर्स को अट्रैक्ट करने और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश कर सकती है और राज्य को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा दे सकती है। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा आबादी है और शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में निवेश करने से उन्हें राज्य और देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में योगदान करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार किया जा सकता है। सरकार एक स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने के लिए क्वालिटी एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में निवेश कर सकती है, जो आर्थिक विकास को गति दे सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। राज्य ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए निवेश कर सकता है, ताकि बिजनेसेस को ऑपरेट करना और नए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना आसान हो सके। ये राज्य के नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करेगा और इसे रहने और काम करने के लिए अधिक आकर्षक जगह बनाएगा। चैलेंजेस। 1.3 बिलियन से ज्यादा लोगों की आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ भारत को लंबे समय से एक पोटेंशियल इकोनॉमिक सुपर पावर माना जाता है, लेकिन इस इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के सफर में भारत के सामने कई चुनौतियां भी खड़ी हैं। चलिए अब आपको हम उन चुनौतियों के बारे में बताते हैं। भारत के सामने मुख्य चुनौतियों में से एक है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़कों और बंदरगाहों तक सीमित पहुंच और हवाई अड्डों और रेल नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट की कमी के साथ देश में एक पुअरली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इंफ्रास्ट्रक्चर की ये कमी देश के अंदर गुड्स और लोगों की आवाजाही को सीमित करती है, जिससे बिजनेसेस को ऑपरेट करना और लोगों के लिए बुनियादी सेवाओं तक पहुंच बनाना मुश्किल हो जाता है। एक और चुनौती भारत में स्किल्ड लेबर की कमी है, जबकि देश में एक बड़ा और बढ़ता हुआ वर्कफोर्स है, फिर भी विशेष रूप से इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की भारी कमी है। ये देश की ग्लोबल इकोनॉमी में कम्पीट करने की क्षमता को सीमित करता है और विदेशी निवेश को आकर्षित करने की एबिलिटी में बाधा डालता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार और ब्यूरोक्रेसी से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ बाधित होती है। देश में एक कॉम्प्लेक्स और अक्सर ओपेक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, जो बिजनेसेस के लिए नेविगेट करना मुश्किल बनाता है और भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को जन्म दे सकता है। ये बिजनेसेस के लिए देश में निवेश करने के लिए एक डिसइंसेंटिव पैदा करता है और नए इंडस्ट्रीज के विकास में बाधा बन सकता है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी भारत को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल के सालों में सिग्निफिकेंट प्रोसेस के बावजूद देश में अभी भी हाई इलिटरेसी रेट है और बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये एक स्किल्ड वर्कफोर्स विकसित करने की देश की क्षमता को सीमित करता है और ग्लोबल इकोनॉमी में कम्पीट करने की क्षमता में बाधा डालता है। आखिर में भारत स्वास्थ्य सेवा के मामलों में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करता है। देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी दर की उच्च दर है
और कई रूरल एरियाज में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की कमी है। ये देश की प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने की क्षमता को सीमित करता है, क्योंकि लोग अक्सर उन क्षेत्रों में जाने के इच्छुक नहीं होते हैं जहां स्वास्थ्य सेवा सीमित है। कुल मिलाकर इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की अपनी जर्नी में भारत को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देश ने हाल के सालों में महत्वपूर्ण प्रगति की है और इन चुनौतियों से उभरने और अपनी फुल इकोनॉमिक पोटेंशियल हासिल करने की क्षमता है। कंक्लूजन देखिए दोस्तों, हमने अभी तक की वीडियो में आपको बताया कि भारत कैसे एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता है, भारत की इकोनॉमी का इतिहास कैसा था और कैसे भारत के कुछ राज्य इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। चलिए अब हम वीडियो के आखिरी हिस्से में आपको समझाते हैं कि भारत अपने सामने आने वाली चुनौतियों से कैसे निपट सकता है और कैसे एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने में अपना अपना योगदान दे सकते हैं। डेवलपिंग देयर ओन इकोनॉमीज। राज्य अपनी सीमाओं के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को चलाने के लिए बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये न सिर्फ राज्य में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार और धन का सृजन करेगा, बल्कि देश के ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी योगदान देगा। एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना। राज्य अपने स्वयं के इंडस्ट्रीज को डेवलप करने और अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये देश की ओवरऑल एक्सपोर्ट अर्निंग को बढ़ाने और इसे ग्लोबल स्टेज पर ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने में मदद कर सकता है। इनोवेशन को बढ़ाना। राज्य रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश, इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स का समर्थन करने और स्टार्टअप्स को पैसे और रिसोर्सेज प्रदान करने जैसी पहलों के माध्यम से इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अनुकूल एनवायरनमेंट बना सकते हैं। शिक्षा में सुधार। राज्य यही सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि उनके नागरिकों के पास 21वीं सदी की इकोनॉमी में सफल होने के लिए आवश्यक स्किल्स एंड नॉलेज है। इसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा और वोकेशनल ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट शामिल है। इल्यूजन और समानता को बढ़ावा देना। राज्य असमानता को कम करने के लिए काम कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी नागरिकों को अर्थव्यवस्था में लाभ लेने का अवसर मिले। इसमें वंचित ग्रुप्स के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दूसरी आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में सुधार करने की पहल शामिल हो सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें